इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लिखे हैं और जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हम देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन का बच्चों हम फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन है रेगुलेट्स ग्रोथ और साथ में ये बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसे कंट्रोल करता है बच्चों, ये कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करता है, एक तरह से कैल्शियम के लेवल को ये मेंटेन करता है, कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियोस में बच्चों हमने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने हार्मोन्स की डेफिनेशन देखी थी, ग्लैंड्स देखी थी। हमने ग्लैंड्स के बारे में समझा था कि ग्लैंड्स कितने तरह की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखा था। और हमने देखा था कि हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं और हमने देखा था हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम आज देखेंगे काफ़ी तरह के हार्मोन्स, कुछ एग्जाम्पल्स, और आगे हम देखेंगे इस वीडियो में बैलेंस डाइट के बारे में और अपने चैप्टर को आज द एंड बोलेंगे। देखते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हम देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। तो उनमें से हमने 5-6 तरह के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लिखे हैं और जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, मतलब आपको एक डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में या फिर पैराग्राफ टाइप में आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स की, कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चों निकलता है कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, यानी एक सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और इससे निकलता है अपना ग्रोथ हार्मोन। ये निकलता है बच्चों ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का बच्चों हम फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन है रेगुलेट्स ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन का जैसे नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो इसका काम भी है कि ये किसे रेगुलेट करते हैं, ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है। मतलब आपकी बॉडी में कितना ग्रोथ होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना मसल आपकी बॉडी में होना चाहिए, मतलब आपकी हाइट, आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी हाइट को ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है और बॉडी की एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ये फंक्शन को कंट्रोल करता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था बच्चों कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायरेक्शन देती है या फिर वो आदेश करती है किसे, टेस्टिस और ओवरीज को, और टेस्टिस और ओवरीज क्या करती है बच्चों, बाद में सिक्रीशन करती हैं। इसी तरह इसका दूसरा फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को। इसके बाद हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और बहुत कॉमन, इसे बहुत सारे लोग इसे जानते भी हैं। तो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है, थायरॉक्सिन रिलीज करती है। इसका सिक्रीशन क्या है बच्चों, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म रेट, यानी थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो किसे कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रेट को, यानी हमारी बॉडी में कैसे चीज़ों का ब्रेकडाउन होगा या फिर कैसे चीज़ें आपस में जुड़ करके हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगी। मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें आती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। आपको मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में कुछ पता है बच्चों, थोड़ी बहुत चीज़ें पता है तो उनके बारे में आप कमेंट कीजिए। ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म रेट को और साथ में ये बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन अगर कम या ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा बच्चों, ग्रोथ में कमी आएगी या फिर ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होगी। हमारी बॉडी में बैलेंस जो है ग्रोथ का वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक ग्लैंड है और ये क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है बच्चों पैराथ हार्मोन, PTH, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PTH भी बोलते हैं। और ये किसे कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करता है कैल्शियम के सिक्रीशन को। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है बच्चों, पैराथ हार्मोन, और ये किसे कंट्रोल करता है बच्चों, ये कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। एक तरह से कैल्शियम के लेवल को ये मेंटेन करता है, कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, और कैल्शियम हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा उसके सिक्रीशन को ये मेंटेन करता है, क्योंकि कैल्शियम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर आपको पता चलेगा बच्चों कि मसल्स में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में या फिर हम मसल्स की मूवमेंट में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं। इसके बाद बच्चों एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रेनालिन, और इसे हम एक तरह से इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। एड्रेनालिन प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर आपको कभी भी कहीं पर डर लग रहा है या फिर आपको घबराहट हो रही है या आपको गुस्सा आ रही है, ये किस वजह से हो रहा है बच्चों, ये एड्रेनालिन के वजह से हो रहा है।
तो इसके भी एड्रेनलिन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, ये सब तरह के इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आगे चीज़ें सीखने को मिलेंगी हायर क्लासेस में। तो इसके बाद हम देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है बच्चोलिन और इंसुलिन के बारे में आपको पता है कि ग्लूकोज के लेवल को ये अफेक्ट करता है। पैनक्रियाज बच्चों ये एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, साथ में ये एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब इसके बहुत सारे फंक्शंस जो हैं पाए जाते हैं। तो पैनक्रियाज भी एक बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये सिक्रीट करती है इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। हमारी ब्लड में काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, तो उनके लेवल्स को क्या, तो ग्लूकोज के लेवल को कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। इंसुलिन कंट्रोल्स ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड। सो हमने काफ़ी तरह के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम बच्चों देखते हैं टेस्टीज और ओवरीज। टेस्टीज में हम देखते हैं टेस्टीज सिक्रीट करता है बच्चों टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरॉन कंट्रोल करता है। और लास्ट में बच्चों ओवरीज है, ओवरीज के बारे में भी हम देखते हैं। तो ओवरीज सिक्रीट करता है बच्चों ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जिस तरह से टेस्टोस्टेरॉन मेल्स के केस में ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, उसी तरह ईस्ट्रोजन बच्चों फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। कुछ हमने इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में देखे हैं और समझे हैं कि उनका क्या रोल होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, किन चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है हार्मोन्स में आगे फ्रॉग से रिलेटेड, तो देखते हैं कि फ्रॉग में हार्मोन्स का क्या रोल होता है। सो बच्चों अब देखते हैं हार्मोन्स का क्या रोल होता है फ्रॉग और इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में, मतलब इंसेक्ट्स और फ्रॉग में हार्मोन्स का क्या रोल होता है, कैसे चीज़ों को वो इंसेक्ट्स और फ्रॉग में हार्मोन्स किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब उनका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। सो हम देखते हैं बच्चों रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। तो हमको फ्रॉग के थ्रू समझना है कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है। सो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमने पहले भी डिस्कस किया था मेटामॉर्फोसिस जो कि फ्रॉग में होती है। हमने फ्रॉग के केस में समझा था कि कैसे एक छोटा सा फ्रॉग जो है, टैडपोल जो है, वो किस तरह से एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो फेस है इसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग के केस में होती है और ये किस वजह से होती है बच्चों, तो फ्रॉग या फिर इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस किस वजह से होती है, ये हार्मोन्स की वजह से होती है और उन हार्मोन्स को हम बोलेंगे इंसेक्ट हार्मोन। इंसेक्ट में पाए जाते हैं इसलिए हम इन्हें इंसेक्ट हार्मोन इन्हें हम बोलेंगे। सो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। इंसेक्ट हार्मोन्स की वजह से मेटामॉर्फोसिस जो है वो कंट्रोल होती है। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। और फ्रॉग के केस में बच्चों कौन सा हार्मोन प्ले करता है अपना रोल, या किस हार्मोन का रोल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की वजह से यहाँ पर फ्रॉग के केस में मेटामॉर्फोसिस पॉसिबल है। और मेटामॉर्फोसिस होने के लिए थायरॉक्सिन तो चाहिए, लेकिन थायरॉक्सिन तभी वर्क करेगा जब वाटर में आयोडीन की प्रेजेंस रहेगी। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन जो है वो किसे कंट्रोल करेगा, मेटामॉर्फोसिस को, फ्रॉग के केस में। और यहाँ पर एक लास्ट लाइन है, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन का रिक्वायरमेंट वाटर में ज़रूरी है। मतलब अगर वाटर में आयोडीन अगर नहीं पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा और उसकी वजह से बच्चों थायरॉक्सिन में जब कमी आएगी, थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन में जब कमी आएगी तो मेटामॉर्फोसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो हमने अभी देखा कि इंसेक्ट्स में किस तरह से हार्मोन्स जो हैं अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों बैलेंस डाइट क्या होती है और अपने चैप्टर को हम फिर लास्ट में द एंड बोलेंगे। सो बच्चों अब देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम क्या समझते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है बच्चों कि आपकी ओवरऑल हेल्थ होनी चाहिए, उसमें रिप्रोडक्शन भी एक नेसेसरी कंपोनेंट है। हमें हेल्दी होना चाहिए, मतलब कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हेल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर बच्चों हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं।
के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे हेल्थ को अपने अच्छा और गुड हेल्थ हम रख सकते हैं। सो पहला पॉइंट है बच्चों बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपकी डाइट में सभी तरह के कंपोनेंट्स होने चाहिए, सभी तरह के फूड आइटम्स होने चाहिए, एक तरह की बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसका मतलब है कि आपके डाइट में वेजिटेबल भी होनी चाहिए, तो चपाती भी होनी चाहिए, राइस भी होना चाहिए, तो मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, और साथ में फ्रूट्स और सैलेड भी होने चाहिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपकी डाइट में थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सारी तरह की चीज़ें, सब तरह के फूड आइटम्स होने चाहिए, ताकि आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सके। सो पहला पॉइंट यहाँ पर है बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट हमें कंज्यूम करना चाहिए, बैलेंस डाइट। इसके बाद है बच्चों एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में हमें फिजिकली, या फिर एडिक्वेट का मतलब है कि सफिशिएंट या फिर पर्याप्त मात्रा में, तो एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें एक सफिशिएंट अमाउंट में फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें थोड़ी बहुत रनिंग, वॉकिंग या फिर हमें कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन करे, हार्मोन्स जो हैं अच्छे से काम करें, हमारी ग्लैंड्स, हमारे जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरह से काम करें, अच्छे तरह से फंक्शन करें, हेल्दी रहें। क्योंकि अगर हम लंबे समय तक कुछ भी खेलते नहीं हैं, कुछ भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हैं, तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। सो ज़रूर आप लोग किसी न किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। तो एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, इससे बच्चों हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। इसके बाद बच्चों मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स। तो जब आप बैलेंस डाइट कंज्यूम करेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके डाइट में रहेगी। जब आप बैलेंस डाइट कंज्यूम करेंगे तो आपकी डाइट में या फिर आपकी मील में प्रोटीन्स रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे। प्रोटीन्स आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलेगी, फैट्स और विटामिन्स भी आपको साथ साथ में मिलेंगे। तो इस तरह की डाइट आपको कंज्यूम करनी चाहिए। सो इन्फेंट्स में या फिर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए बच्चों जो मदर्स मिल्क है यानी माँ का जो दूध है वो उनके लिए सफिशिएंट है, उनके नरिशमेंट के लिए पर्याप्त है। मदर के मिल्क में बच्चों सभी तरह के विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, हर चीज़ पाई जाती है। इसीलिए बच्चों को शुरू में उसे ही कंज्यूम करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल नरिशमेंट। सो सभी तरह के नरिशमेंट जो हैं, पोषक तत्व जो हैं, उनको बच्चों को मिलते हैं। इसके बाद बच्चों टेक आयरन रिच फूड्स सच एज लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी चाहिए ताकि आपको आयरन की कमी ना हो। उसके साथ साथ आपको जैगरी का मतलब बच्चों गुड़, जो शुगर केन से बनता है, गुड़ बनता है, उसे आपको कंज्यूम करना चाहिए, उसे आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ में बच्चों आपको सिट्रस फ्रूट्स भी आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि आप कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हमें देखने चाहिए कि हम कैसे अपनी बॉडी की साफ़ सफाई या फिर हम कुछ अपनी हैबिट्स में चेंज करें तो हम और अच्छे तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों पर्सनल हाइजीन क्या होता है और हम किन तरीक़ों से किस तरह से हम अपनी बॉडी को हाइजीनिक रख सकते हैं, किस तरह से अपनी बॉडी की हम साफ़ सफाई रख सकते हैं। तो बच्चों साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कि जैसा कि पहला पॉइंट हमने लिखा है बाथ एवरीडे, हमें डेली जो है बाथ लेना चाहिए या फिर डेली हमें स्नान करना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों कि हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो भी हम दिन भर पॉल्यूशन में रहते हैं, दिन भर किसी ना किसी एक्टिविटी में रहते हैं, तो हमारी बॉडी में काफ़ी तरह के बैक्टीरिया जो है, बॉडी में काफ़ी तरह के बैक्टीरिया आकर बैठ जाते हैं या फिर पसीने के साथ चिपक जाते हैं। तो हमें अगर डेली हम नहाएंगे तो जो बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी में आ गए हैं, जो हमारी बॉडी की स्किन में आ गए हैं, आउटर स्किन में, तो वो क्या होंगे, जब हम पानी से उन्हें साफ़ करेंगे तो वो साथ में पानी के साथ बह जाएंगे और हमारी बॉडी क्लीन हो जाएगी, हमारी स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी। सो इसलिए आपको डेली नहाना चाहिए, टेक बाथ एवरी डे। सो बच्चों आपको डेली स्नान करना चाहिए। आप विंटर्स में आप अवॉइड करते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस, काफ़ी तरह के चैलेंजेस या फिर काफ़ी तरह के स्किन प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लग जाएंगी। सो इसके लिए अवॉइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें डेली स्नान करना चाहिए, अच्छे साफ़ पानी से हमें नहाना चाहिए। वॉक एंड प्ले इन फ्रेश एयर टू कीप बॉडी फिट, तो हमें बॉडी को फिट रखने के लिए हमें डेली
चलना फिरना चाहिए, हमें शुद्ध साफ हवा में हमें बच्चों टहलना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि पॉल्यूटेड एरिया में चल फिर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम पॉल्यूटेड एयर में, पॉल्यूशन में अगर हम चलते फिरते घूमते रहेंगे तो उसका क्या होगा कि हमारे बॉडी में निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, हमारी बॉडी में लंग्स में प्रॉब्लम आएगी। सो हमें साफ़ सुथरी हवा में घूमना फिरना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए निकलना चाहिए घर से बाहर। वॉक एंड प्ले इन फ्रेश एयर टू कीप बॉडी फिट। और साथ में वियर क्लीन क्लॉथ्स, आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जब भी आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, आप क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे तो आपकी बॉडी को एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, मतलब आपको अच्छा लगेगा। और जब आपको अच्छा लगेगा बच्चों, जब आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा और आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, तो आप जो है तो तरह तरह के कामों में, आप अपने काम में और ज़्यादा अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। हमें अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए और हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकें। इसके बाद हम देखते हैं से नो टू ड्रग्स, यानी ड्रग्स को हमें नो बोलना चाहिए। सीधा सीधा हमें ना बोलना चाहिए, हमें मना करना चाहिए। अगर हमें कोई फोर्स कर रहा है कि एक बार चलो ट्राई कर लेते हैं, पहली बार क्या होता है, कुछ नहीं होगा, तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए और हमें ड्रग्स को सीधा सीधा ना बोलना चाहिए। क्योंकि ड्रग्स जो है बच्चों वो एडिक्टिव होते हैं, एडिक्शन हो जाता है। अगर आप एक बार कंज्यूम करेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, उसके बाद आप दोबारा ट्राई करने का कोशिश करेंगे। 2-3 बार आप जब ट्राई करेंगे तो आपको फिर वो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। और हैबिट जब डेवलप होती है बच्चों तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, एडिक्शन। और जब एडिक्शन होता है तो बहुत मुश्किल से, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आप उसे छोड़ पाएँ। इसलिए ड्रग्स को आप बिल्कुल ना बोलिए, क्योंकि बच्चों ये हार्म द बॉडी। अगर आप बहुत लंबे समय तक आप ड्रग्स को कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, और जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, वो ड्रग्स ही होंगे। तो इसलिए बच्चों ड्रग्स को ना बोलिए। फिर लास्ट में बच्चों एड्स है, इसलिए ड्रग्स को ना बोलिए। एड्स जो है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये किस वजह से होता है, ये HIV की वजह से होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एक तरह का HIV वायरस होता है। और ये किस तरह से फैलता है, ये फैलता है बच्चों कंटामिनेटेड सिरिंजेस से। सिरिंज जब आप देखे होंगे मूवीज़ में या फिर आप कहीं देखे होंगे कि अगर कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, अपनी बॉडी में ड्रग्स को इंजेक्ट कर रहा है सिरिंज से, तो उसके साथ साथ और लोग भी उसी सिरिंज से उस ड्रग को अपनी बॉडी में वो डालते हैं, उसी सिरिंज से वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, अगर सेम सिरिंज से अगर कंज्यूम करेंगे तो अगर किसी की बॉडी में HIV वायरस होगा तो वो उसी सिरिंज से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहली बात तो हमें ड्रग्स को कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए, हमें ड्रग्स को सीधे सीधे ना बोलना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कर रहा है, मान लीजिए कोई अगर सिरिंज के थ्रू अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है, तो हमें उसे समझाना चाहिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एड्स जो है वो हो जाएगा। एड्स बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये शुरू में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 साल 5 साल के बाद आपको इतने तरह के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा शुरुआत में, लेकिन जब आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपकी बॉडी में तरह तरह के सिम्टम्स आने लग जाएंगे और फिर आप जो हैं वो बहुत कम आपकी लाइफ जो है वो बचेगी। इसलिए बच्चों ड्रग्स को ना बोलिए और अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपनी जो हेल्थ जिसे हम बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो उसे आप प्रोटेक्ट करके रखिए। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा फोर्स एंड प्रेशर। इसके बारे में हम समझेंगे डिटेल में, काफ़ी तरह के एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, बहुत सारी हम चीज़ें यहाँ पर समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए बच्चों। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं बच्चों तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, या फिर आपके कोई डाउट है, या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।